लोग बैठे हैं, आइए उनसे आपको बात करा। विनीत जी, इस धरने से आम आदमी का क्या फ़ायदा है? और आप खुद आम आदमी पार्टी के बैनर तले बैठे हैं जी, और आप पिछले 11 मई से आप धरने पर हैं, लगभग आपको 70-71 दिन हो गए, क्या कहेंगे? क्या कहते हैं, इस धरने से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा जो अभी बाढ़ आई है में एक मीडिया साथी ने क्वेश्चन करा कि भाई जो अवैध कॉलोनी काटी थी उस पर कार्रवाई कौन करेगा। माननीय सांसद साहब का कल ही इंटरव्यू आया है कि भाई ऐसी अवैध कॉलोनी तो हर जिले में, जबकि माननीय सांसद साहब फरीदाबाद के हैं, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन में कहा भी है कि डीटीपी की कार्रवाई करती है। और सेम ऐसे ही खोरी में जो तोड़फोड़ हुई थी, खोरी में आधे ज़्यादा प्लॉटों की रजिस्ट्री हो रखी थी, आज तक कभी सरकार ने क्या कहते हैं तहसीलदारों पे कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो जो ये सीधा क्वेश्चन है ये तो आम आदमी के लिए इसलिए है, और आम आदमी के बैनर तले मैं इसलिए दे रहा हूँ ये धरना कि भाई 2013 में जो आम आदमी पार्टी धरने से उभर के आई थी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान करा था, तो इसलिए मैंने आम आदमी को चुना है कि भाई आम आदमी क्या कहते हैं धरने से उत्पन्न पार्टी थी, तो इस धरने के हेतु को समझ के आगे कार्रवाई करेगी जी। सर, प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला जी कब हुआ था और आपके पास ऐसे क्या सबूत है? जो प्रदेश में जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ था वो घोटाले के यहाँ से सबूत है मेरे पे। कम से कम 3 साल के अखबारों की कटिंग है। इसमें सबसे पहली हेडिंग यही है भाई तहसील में बिना एनओसी के 1300 प्लॉटों की रजिस्ट्री। ये 15 जुलाई 2020 का अखबार है। उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ है ये रहा, प्रदेश रजिस्ट्री घोटाला 22/7/2022 को प्रदेश रजिस्ट्री घोटाला अखबार में उजागर हुआ था। उसके बाद अखबार बाई अखबार मेरे पे कटिंग है। गुरुग्राम में 1200 रजिस्ट्रियों में गोला माल, अभी डीसी की भी बात आएंगी। रजिस्ट्री घोटाले में खेल जिसकी पृष्ठभूमि व्याख्या नहीं है, 4 महीने में इतनी रजिस्ट्रियाँ। उसके बाद जो मेरा जो सीधा क्वेश्चन है वो है उपायुक्त से सेटिंग बिठा रहे हैं तहसीलदार। दैनिक जागरण जो देशव्यापी अखबार है उसमें खबर आती है 3 साल पे जनता के नाम के पैसों का ये सारे हैं। इसमें सीएम फ्लाइंग की एंट्री होगी है, ऐसे करके सारे ज़िले में ये सारी न्यूज़ 2020 की हैं। ये सारी कटिंग मैंने क्या कहते हैं जोड़ता गया, मैं करता रहा। एडीसी की जांच में नायब तहसीलदार वीरेंद्र दोषी, एडीसी जो क्या कहते हैं एडीसी की जांच में वीरेंद्र तहसीलदार जो जिसने वीसीआरएस ली है उसका ना वो क्या कहते हैं रिटायरमेंट ली, उसने वीसीआरएस ली है क्योंकि उसका इस घोटाले में नाम आ गया था। ऐसे करके सबसे लास्ट की जो कटिंग है वो ये कटिंग है। जनता दरबार में मेरी एप्लीकेशन लगी थी, इसमें बाकायदा मेरी फ़ोटो आई थी। ये वो अखबार है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 300 से अधिक शिकायत, एसडीएम डीसी साहब, और ये मेरी फ़ोटो। उसके बाद आप देखो क्या कहते हैं ये रजिस्ट्री घोटाला। तो उस ऑडियो को वायरल करने वाला धर्मवीर भड़ाना है। धर्मवीर भड़ाना तो खास आदमी है, मैं आम आदमी हूँ, इसलिए मैं धरने पे बैठा हूँ। तो माननीय सुशील गुप्ता जी से मैंने सीधा क्वेश्चन ये करा था कि भाई हमारी पार्टी जो बहुत ही अनुशासित पार्टी है वो इस ऑडियो पे संज्ञान क्यों नहीं ले ली, इस धरने पे क्यों नहीं संज्ञान ले ली। तो इस रिगार्डिंग जब मैंने बात रखी थी तो माननीय ओपी शर्मा जी ने मेरे से कहा था कि भाई अकेले में बात करेंगे। तो माननीय ओपी शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चलो कल तो आपका कोर्ट में वर्किंग डे है, शनिवार संडे में माननीय ओपी शर्मा जी से मैं कहूँगा कि भाई धर्मवीर भड़ाना जी को भी बुलाया जाए और क्या कहते हैं सुशील गुप्ता जी चलो आ ना पाएँ, लेकिन तमाम पदाधिकारियों को बुला के और उस बात पे संज्ञान लिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए, आपने अभी कुछ ही दिन पहले जो है आम आदमी लगाया है जी, तो लेकिन उसके बाद भी जब सुशील गुप्ता जी कल आए तो लगा मतलब उन्होंने आपकी बात को इग्नोर किया जी। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो यहाँ पर जो मतलब जो लोकल यहाँ पर लीडर हैं, जो जिले के जो लीडर हैं, उनका हाथ भी इसके अंदर कहते हैं? इसमें लोकल जो लीडर हैं वो तो सिर्फ धर्मवीर भड़ाना है। धर्मवीर भड़ाना जी ने पहले तो अशोक तंवर जी को रोका कि भाई क्या कहते हैं विनीत के धरने से दूरी बनानी, क्योंकि वो एमसीएफ के इंचार्ज हैं। जो आने वाले अक्टूबर में जो एमसीएफ इलेक्शन होने उनके वो इंचार्ज हैं। माननीय अशोक तंवर जी तो वैसे तो सिरसा के हैं, उन्हें तो पार्टी ने ड्यूटी दी गई है, भाई उन्हें तो गली गली की नहीं पता। और माननीय जो क्या कहते हैं आज से जो लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उस लोकसभा सत्र के जहाँ पे ये मेरा धरना चल रहा है, माननीय सुशील गुप्ता जी को जब ओपी शर्मा जी ने मेरे को कहा कि भाई हम आपको इसके लिए अकेले में बात करेंगे, तो माननीय सुशील गुप्ता जी से मैंने कही चलो मेरे धरने के लिए तो आप अकेले बात कर लेना, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका होती है उन कलर भाइयों के लिए तो आप विपक्ष की भूमिका निभाओ। तो तुरंत वो इस धरने में आए हैं। इस धरने में आके उन्होंने सिर्फ एक ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई मैं इसे लोकसभा में उठाऊंगा, क्योंकि आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है।
तो माननीय सुशील गुप्ता जी को मैंने सुबह भी 9:30 बजे कॉल करी थी और वो कॉल तो उठा लेते हैं। मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी कि जी क्या कहते हैं आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, मैं कहता हूँ जो साथ के साथ रेस्पोंडेंट हैं वो खुद नहीं आएंगे, मुझे पता वो खुद नहीं आएंगे। और धरना तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि माननीय डीसी साहब क्या कहते हैं, डीसी साहब से मैं इसलिए धरना दे रहा हूँ कि मेरे जो साथी क्लर्क भाई हैं वो भी धरना दे रहे हैं। भाई उनके लिए भी तो ये इलेक्ट्रिसिटी लागू होती है। और धरने का मतलब तो ये है कि भाई धरने का दूसरा सिस्टम ये है कि भाई मैं अगर कोर्ट के थ्रू चलूँगा, कोर्ट का प्रोजेक्ट तो लंबा रहता है, लेकिन अगर मैं धरना दूंगा तो ये एक सेंटर है, यहाँ पे आला अधिकारी सारे आते हैं, यहाँ पे पब्लिक सारी आती है। पब्लिक बेशक मेरे समर्थन में ना आए, लेकिन पब्लिक को रजिस्ट्री के बारे में तो सबको पता है। अभी जो आपने क्वेश्चन करा था मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अभी वर्तमान में डीसी पलवल को एक बुजुर्ग महिला ने उसके काम करने पे उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान आपको अगले जन्म में पटवारी बनाए। तो वो डीसी साहब कहते हैं माता जी क्या कहते हैं पटवारी से बड़ा डीसी होता है। तो आम है कि अकेला आदमी चाहे कितना भी धरना दे ले, अगर आदमी किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा, मैंने तो माननीय केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर, जैसे उन्होंने 2013 में अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन के जो उनका वो धरना चल रहा था उनसे उत्पन्न हुए थे। माननीय केजरीवाल जी का ये मैसेज था कि भाई कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित होकर 16 अगस्त 2022 में उनके जन्मदिन पे मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करा है और मैं अब भी इस पार्टी में हूँ। और मैं पार्टी से खुद कह रहा हूँ कि भाई मैं पार्टी का पहला कार्यकर्ता हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मेरे खिलाफ मुकदमे की मांग करी थी 23 मई को, 2 दिन बाद 23 जुलाई आ रही है। आज से मानसून सत्र शुरू हो गए हैं, कल भी चलेगा और माननीय सुशील गुप्ता जी 27 तारीख को दोबारा आ रहे हैं, तो मानसून सत्र में वो 4 दिन चले जाएंगे। और 23 तारीख का संडे है। माननीय जो आपने अभी क्वेश्चन करा था कि भाई ग्रीवेंस में आपको गिरफ्तार करा गया था, सीएम साहब ने ग्रीवेंस में कहा है कि 2 महीने के अंदर प्रॉपर्टी आईडी और क्या कहते हैं जो फैमिली आईडी की समस्या दूर करी जाएगी। तो माननीय सीएम साहब से मैं उन्हीं की बात को चुरा के 23 मई को मेरे खिलाफ मुकदमे की मांग करी। 23 जुलाई प्रशासन की क्या मजबूरी है, प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ मेरे को डराने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला का है, उस सिर्फ प्रशासन ने डराने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहे हो कि भाई मैं कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जा रहा। माननीय जज साहब के सामने मैं कहूँगा जी इन्हें रिमांड दो कि जितनी मर्जी, लेकिन मैं एप्लीकेशन दिए मैं पूरा पुलिंदा माननीय कोर्ट को दूंगा। माननीय कोर्ट इन पर क्या कार्रवाई कर सकती है। तो फरीदाबाद के जो पुलिस प्रशासन है उसे तो पता है भी नहीं कहीं भी गलत नहीं है, नहीं तो पुलिस इतना मौका किसी को नहीं देती। लेकिन अब मजबूरी ये पड़ रही है प्रशासन की या पुलिस की मजबूरी ये पड़ रही है कि माननीय डीसी साहब का जिस दिन ट्रांसफ़र होगा, मैं कहता हूँ अगर मेरा ये धरना 15 अगस्त तक चला गया तो माननीय डीसी साहब का तो 31 जुलाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि डीसी साहब के पास तो पता है कि भाई मेरी नहीं, आपके पत्रकार साथी जो आईपी कॉलोनी के पत्रकार हैं, उनका नाम क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। उन्होंने आईपी कॉलोनी के लिए बाकायदा स्टेट रेवेन्यू कमिश्नर से डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दे रखी है और मेरे पास तो पूरा पुलिंदा है। तो माननीय डीसी साहब तो कार्रवाई करेंगे नहीं।